रात के ठीक 12 बजते ही जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दुनिया के पावर स्विच को पलट दिया हो, एप्स्टन फाइल के खुलते ही वाशिंगटन की गलियों में फुसफुसाहटें तेज हुईं और उन्हीं फुसफुसाहटों के साथ व्हाइट हाउस की स्क्रीन पर एक फैसला चमका। भारत पर 25% से घटाकर 18% टैरिफ कागज पर एक तकनीकी संशोधन। लेकिन इसके साये में छिपा था कहीं गहरा खेल, क्योंकि लगभग उसी पल रूस से तेल आयात रोकने पर मोहर लगने की खबर बाहर आई, मानो ऊर्जा के नक्शे पर अचानक एक लाल गोला खिंच गया हो। और फिर कहानी ने और मोड़ लिया। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल आयात की डील पर दस्तखत, जैसे वर्षों से बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। जबकि समानांतर ट्रैक पर अमेरिका से $500 बिलियन के इंपोर्ट का करार सामने आया, जो पहले 200 बिलियन तक सीमित था। तो सवाल हवा में तैरने लगा कि ये सब फैसले एक साथ क्यों, इतनी तेजी से क्यों, और किसके इशारे पर। बाजारों ने जवाब शब्दों में नहीं, धड़कनों में दिया। डॉलर रातों रात फिसलने लगा, सोना चांदी सस्ते होने लगे और ट्रेडिंग टर्मिनलों पर लाल हरी लाइटें ऐसे झपकने लगीं जैसे किसी ने कोड बदल दिया हो। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक रहस्यमय धुरी दिखती है, दबाव, सौदेबाजी और नियंत्रण। जहां टैरिफ में राहत एक गाजर की तरह लटकती है और तेल आयात पर प्रतिबंध छड़ी बनकर खड़ी रहती है, ताकि देशों की रणनीतिक दिशा मोड़ी जा सके। कहा जाता है कि एप्स्टन फाइल का खुलना सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन का संकेत था। ऐसा संकेत जो बताता है कि पुरानी गोपनीयताएं अब नए सौदों की मुद्रा बन चुकी हैं और जिनके पास जानकारी है वही शर्तें तय करेगा। भारत के संदर्भ में 18% टैरिफ का मतलब केवल निर्यात को सांस देना नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है। ऊर्जा और आयात के नए रास्तों पर अमेरिका की प्राथमिकताएं अब सख्त अनुशासन चाहती हैं, खासकर रूस के तेल से दूरी बनाकर। वेनेजुएला का नाम इस कहानी में ऐसे उभरता है जैसे धुंध से निकलती परछाई, कभी प्रतिबंधों का प्रतीक, अब विकल्प की तरह। और यह संकेत देता है कि ऊर्जा राजनीति में नैतिकता नहीं, गणित चलता है। $500 बिलियन के इंपोर्ट का आंकड़ा महज संख्या नहीं, बल्कि सप्लाई चेन की पुनर्संरचना है, जिसमें डॉलर की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि जब आयात बढ़ते हैं लेकिन मुद्रा कमजोर पड़ती है, तो असल में कोई और संतुलन साधा जा रहा होता है। यही कारण है कि सोना चांदी का सस्ता होना भी सामान्य सेफ हेवन कहानी से अलग लगता है। जैसे बाजार मान रहा हो कि यह गिरावट स्थायी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति है। कुछ विश्लेषक इसे रीप्राइसिंग ऑफ पावर कहते हैं, जहां संपत्तियां, मुद्राएं और टैरिफ एक साथ नई कीमत ढूंढ रहे हैं, और कुछ इसे सीधा सीधा रातों रात रीसेट मानते हैं। पर असली सस्पेंस वहां है जहां फैसले सार्वजनिक हैं, मगर उनके ट्रिगर नहीं। क्या एप्स्टन फाइल ने ऐसी कड़ियां उजागर की जिनसे कुछ देशों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ गई और कुछ को तुरंत झुकना पड़ा? क्या रूस से तेल पर रोक सिर्फ ऊर्जा नीति है या वित्तीय दबाव की अगली परत? और क्या भारत पर टैरिफ में राहत भविष्य की किसी बड़ी शर्त की प्रस्तावना है? जब दुनिया हिलती है तो वह अक्सर शोर नहीं करती, वह आंकड़ों में फुसफुसाती है, और यहां आंकड़े चीख रहे हैं। डॉलर की कमजोरी, कमोडिटी की गिरावट, आयात का विस्फोट, ये सब मिलकर बताते हैं कि पर्दे के पीछे कोई घड़ी चल रही है, जिसकी सुइयां तेजी से घूम रही हैं। आज जो सस्ता दिख रहा है, कल वही दुर्लभ हो सकता है, और जो राहत दिख रही है वही बंधन बन सकती है। इसलिए यह कहानी किसी एक देश की नहीं, बल्कि उस क्षण की है जब वैश्विक व्यवस्था ने पलक झपकी, और जब पलक उठी तो नियम थोड़े बदल चुके थे। खिलाड़ी वही थे, मगर दांव नए थे। और सस्पेंस इस बात का है कि अगला फैसला किस रात, किस फाइल और किस संख्या के साथ। जिस अमेरिकी डॉलर के सहारे अमेरिका ने बीते 7 से 8 दशकों तक न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध, व्यापार और कूटनीति तक को अपने इशारों पर नचाया, उसी डॉलर की नींव आज इतिहास के एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। और यह कमजोरी किसी एक दिन, एक फैसले या एक संकट का नतीजा नहीं है, बल्कि सालों से जमा होती चली आ रही उन दरारों का परिणाम है जिन्हें अब दुनिया अनदेखा नहीं कर पा रही। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स यानी DXY का लगातार 100 के नीचे बने रहना और फिर 97 से फिसलकर 96 के करीब पहुंच जाना सिर्फ एक तकनीकी आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे के क्षरण का संकेत है जो कभी डॉलर की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। दशकों तक डॉलर को सेफ हेवन माना गया। वैश्विक संकट आते ही निवेशक डॉलर की ओर भागते थे, केंद्रीय बैंक अपने भंडार में डॉलर जमा करते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग पूरी तरह डॉलर आधारित होता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अमेरिका की बेलगाम कर्ज नीति, लगातार बढ़ता बजट घाटा, फेडरल रिजर्व की आक्रामक मौद्रिक नीतियां, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के जरिए डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना और चीन के साथ चल रहा लंबा भू आर्थिक टकराव,
इन सब ने मिलकर डॉलर की उस नैतिक और व्यावहारिक विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है जिस पर उसकी बादशाहत टिकी थी। दुनिया के कई देशों ने यह बहुत साफ देख लिया कि अगर अमेरिका चाहे तो डॉलर आधारित सिस्टम का इस्तेमाल कर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक सकता है, उसके विदेशी भंडार फ्रीज कर सकता है और उसे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से काट सकता है। और यही डर अब धीरे धीरे डॉलर से दूरी यानी डी डॉलराइजेशन की सोच में बदलता जा रहा है। इसी संदर्भ में भारत और ब्रिक्स देशों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि ये देश न तो अचानक डॉलर को खत्म करने की बात कर रहे हैं और न ही किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया में फैसले ले रहे हैं, बल्कि बेहद व्यावहारिक और दीर्घकालिक रणनीति के तहत डॉलर पर निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। भारत ने रूस के साथ तेल व्यापार में रुपये रूबल व्यवस्था, ईरान के साथ स्थानीय मुद्रा में लेन देन और कई एशियाई व अफ्रीकी देशों के साथ रुपये में व्यापार की संभावनाओं को खोलकर यह संकेत दे दिया है कि वह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सिर्फ नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम गढ़ने वाला खिलाड़ी भी बनना चाहता है। ब्रिक्स समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, अब सिर्फ एक ढीला ढाला मंच नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन को चुनौती देने वाला एक गंभीर गठजोड़ बनता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये देश दुनिया की बड़ी आबादी, बड़े संसाधनों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स द्वारा साझा मुद्रा या कम से कम व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल पर गंभीर चर्चा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं का मजबूत होना और सऊदी अरब, ईरान, यूएई जैसे देशों की इसमें बढ़ती दिलचस्पी, ये सभी संकेत बताते हैं कि डॉलर के विकल्प की तलाश अब सिर्फ अकादमिक बहस नहीं रही। अमेरिका के लिए समस्या यह है कि डॉलर की ताकत उसकी आर्थिक मजबूती से कहीं ज्यादा उसकी नेटवर्क पावर पर टिकी रही है। यानी जितने ज्यादा लोग डॉलर का इस्तेमाल करते हैं उतना ही मजबूती से वह सिस्टम चलता है। लेकिन जैसे ही बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अलग रास्ते तलाशने लगते हैं, नेटवर्क कमजोर पड़ने लगता है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट इस बात का भी संकेत है कि निवेशक अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर पहले जितने आश्वस्त नहीं हैं। महंगाई नियंत्रण के नाम पर ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने की नीति ने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम को भी दबाव में डाल दिया है, जिसकी झलक हम सिलिकॉन वैली बैंक जैसे मामलों में देख चुके हैं। उधर चीन लगातार युआन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ा रहा है। रूस खुलेआम डॉलर को अविश्वसनीय मुद्रा बता चुका है और यूरोप भी भले ही सार्वजनिक रूप से अमेरिका के साथ खड़ा दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर वह भी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर असहज है। भारत की स्थिति इस पूरे खेल में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि वह न तो अमेरिका का खुला विरोधी बनना चाहता है और न ही किसी एक खेमे में बंधकर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता खोना चाहता है। भारत का फोकस धीरे धीरे रुपये की स्थिरता, डिजिटल भुगतान प्रणाली, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के जरिए अपनी मुद्रा की स्वीकार्यता बढ़ाने पर है, जो एक शांत लेकिन गहरी रणनीति का हिस्सा है। डॉलर की मौजूदा कमजोरी भारत जैसे देशों के लिए अवसर भी है और चुनौती भी, क्योंकि एक कमजोर डॉलर से आयात सस्ता हो सकता है, लेकिन वैश्विक अस्थिरता बढ़ने का खतरा भी रहता है। ब्रिक्स देशों के संदर्भ में देखें तो ये सभी देश अलग अलग कारणों से डॉलर से दूरी चाहते हैं। रूस प्रतिबंधों के कारण, चीन भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका आर्थिक स्वायत्तता के कारण और भारत संतुलन व दीर्घकालिक हितों के कारण। डॉलर का 4 साल के निचले स्तर के आसपास पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां कोई एक मुद्रा सब पर हावी नहीं होगी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यवस्थाएं उभरेंगी। हालांकि यह भी सच है कि डॉलर कल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचना नासमझी होगी, क्योंकि आज भी वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा डॉलर में है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा प्रतिशत उसी में होता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वह वापस नहीं जाने वाली। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग होता है तो उसके विकल्प तलाशे जाने लगते हैं, और अमेरिका ने डॉलर को हथियार बनाकर शायद वही गलती की है। आने वाले वर्षों में हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जहां डॉलर अब भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं, और भारत व ब्रिक्स जैसे समूह उस नई व्यवस्था की नींव रखने वालों में शामिल होंगे, जहां आर्थिक ताकत सिर्फ एक देश या एक मुद्रा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई केंद्रों में बंटी होगी। और यही बदलाव इस समय डॉलर इंडेक्स की गिरती हुई रेखाओं में छुपी सबसे बड़ी कहानी है।
यह वही देश हैं जो पिछले कुछ सालों से चुपचाप लेकिन लगातार डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। आज वही रणनीति अमेरिका के लिए सिरदर्द बनती नजर आ रही है। डॉलर की कमजोरी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उनमें बार बार यह बात सामने आ रही है कि दुनिया अब एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रही है जहां सिर्फ एक ही करेंसी का दबदबा नहीं रहेगा। दरअसल यह बात पहले ही तय मानी जा रही थी कि जिस तरह अमेरिका डॉलर के जरिए पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी चलाता रहा है, उसका अंजाम एक दिन सामने जरूर आएगा। डॉलर को हथियार बनाकर प्रतिबंध लगाना, देशों को धमकाना और वैश्विक व्यापार को अपनी शर्तों पर चलाना ज्यादा दिन तक संभव नहीं था। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका खुद अपनी आंखों के सामने डॉलर को कमजोर होता देख रहा है, लेकिन चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा। यही वजह है कि अब अमेरिका का वो घमंड भी चकनाचूर होता नजर आ रहा है जो कभी डॉलर की ताकत के दम पर दुनिया को डराता था। अगर हम पिछले 5 साल के डॉलर इंडेक्स चार्ट को देखें तो कहानी और ज्यादा साफ हो जाती है। यह चार्ट केवल एक आर्थिक ट्रेंड नहीं, बल्कि पिछले 2 से 3 दशकों में बदलती वैश्विक शक्ति संरचना की एक गहरी कहानी बयान करता है, जिसमें अमेरिकी डॉलर की वह निर्विवाद हैसियत जो कभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी, धीरे धीरे सवालों के घेरे में आती चली गई है। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि डॉलर ने बीच बीच में जरूर कुछ समय के लिए मजबूती दिखाई। कभी वैश्विक संकटों के दौरान सेफ हेवन के रूप में, कभी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के दम पर, तो कभी भू राजनीतिक तनावों के कारण पूंजी के अमेरिका की ओर पलायन से। लेकिन यह मजबूती हर बार अस्थायी साबित हुई। कुछ ही महीनों या ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल के भीतर डॉलर फिर उसी ढलान पर फिसलता नजर आया जहां से उसके गिरने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई। इसका सीधा संकेत यही है कि समस्या केवल साइक्लिकल नहीं है, न ही यह किसी एक राष्ट्रपति, एक संकट या एक नीति तक सीमित है, बल्कि डॉलर की बुनियादी ताकत, उसकी दीर्घकालिक विश्वसनीयता और उस पर टिकी पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को लेकर गहरे संरचनात्मक सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कहानी तब और गंभीर रूप ले लेती है जब हम अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल फॉरेन करेंसी रिजर्व में घटते रोल को देखते हैं। साल 2000 के बाद से लगातार यह हिस्सा सिकुड़ता चला गया है और अब हालात ऐसे हैं कि करीब 25 से 26 साल में पहली बार डॉलर का हिस्सा इतने निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, क्योंकि केंद्रीय बैंक आमतौर पर बेहद सतर्क, दीर्घकालिक सोच के साथ और जोखिम से बचते हुए फैसले लेते हैं। अगर वही केंद्रीय बैंक धीरे धीरे डॉलर से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भरोसे की नींव में कहीं न कहीं दरार पड़ चुकी है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि कई वर्षों से चुपचाप आकार ले रहा था और अब वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी आसान नहीं दिखती। यह पूरी प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे जन्म ले रहा है, जिसमें डॉलर की एक छत्र बादशाहत को चुनौती मिल रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिकी डॉलर की हालत इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है, और इसका जवाब खोजने पर उंगली सीधे अमेरिका की अपनी आर्थिक स्थिति पर जाकर टिक जाती है। आज की तारीख में अमेरिका पर कुल कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है, जो इतिहास में किसी भी देश के लिए अभूतपूर्व है। स्थिति यह है कि अमेरिका की सालाना जीडीपी भी उसके कुल कर्ज के आसपास तक नहीं पहुंच पा रही, यानी देश जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा उधार ले चुका है। आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार जब किसी देश का कर्ज उसकी आय की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, तो उसकी मुद्रा पर दबाव आना लगभग तय माना जाता है। डॉलर इस समय ठीक उसी दबाव से गुजर रहा है। अमेरिका हर साल नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज का बोझ संभालने की कोशिश कर रहा है, जिससे कर्ज का पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। ब्याज भुगतान का खर्च तेजी से बढ़ रहा है और कई अनुमानों के मुताबिक आने वाले वर्षों में अमेरिका का ब्याज भुगतान रक्षा बजट तक को पार कर सकता है। ऐसे में निवेशकों और विदेशी सरकारों के मन में यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या अमेरिका लंबे समय तक इस कर्ज के बोझ को संभाल पाएगा। जैसे जैसे यह डर गहराता है, वैसे वैसे डॉलर पर भरोसा कमजोर होता जाता है और यही भरोसे की कमी डॉलर की गिरती स्थिति का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, बार बार होने वाले डेट सीलिंग संकट, सरकार के शटडाउन की आशंकाएं और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी डॉलर की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वैश्विक निवेशक केवल आर्थिक आंकड़े नहीं देखते, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत निरंतरता को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। इसके अलावा अमेरिका द्वारा डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, जैसे प्रतिबंधों के जरिए देशों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से बाहर करना,
स्विफ्ट सिस्टम तक पहुंच रोकना और विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करना भी एक बड़ा कारण है कि कई देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। रूस, चीन, ईरान जैसे देशों के साथ साथ कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं यह समझने लगी हैं कि अगर उनका सारा व्यापार, रिजर्व और भुगतान प्रणाली डॉलर पर निर्भर रही तो वे अमेरिका की नीतियों के बंधक बन सकते हैं। यही वजह है कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, द्विपक्षीय समझौते, सोने की खरीद में तेजी और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का विकास देखने को मिल रहा है। चीन का युआन भले ही अभी डॉलर का वास्तविक विकल्प न हो, लेकिन धीरे धीरे वह क्षेत्रीय स्तर पर अपनी जगह बना रहा है। इसी तरह ब्रिक्स देशों के बीच वैकल्पिक मुद्रा या भुगतान प्रणाली की चर्चाएं भी डॉलर के भविष्य को लेकर बढ़ती बेचैनी को दर्शाती हैं। सोने की कीमतों में लगातार मजबूती और केंद्रीय बैंकों द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर सोने की खरीद भी इस बात का संकेत है कि देश अपने रिजर्व को डॉलर से दूर ले जाकर ठोस संपत्तियों में बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही अमेरिका की लगातार बढ़ती महंगाई, फेडरल रिजर्व की आक्रामक मौद्रिक नीतियां और ऊंची ब्याज दरें भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा कर रही हैं। ऊंची ब्याज दरों से भले ही कुछ समय के लिए डॉलर मजबूत दिखता हो, लेकिन इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा बढ़ता है और कर्ज का बोझ और भारी हो जाता है। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें अमेरिका फंसा हुआ नजर आता है। डॉलर की ताकत अब केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था की ताकत से नहीं, बल्कि दुनिया के भरोसे से जुड़ी हुई है और वही भरोसा धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। इतिहास गवाह है कि कोई भी मुद्रा हमेशा के लिए वैश्विक रिजर्व नहीं रहती। कभी ब्रिटिश पाउंड ने यह भूमिका निभाई थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की आर्थिक और साम्राज्यवादी शक्ति कमजोर पड़ी, पाउंड ने अपनी जगह डॉलर को सौंप दी। आज वही सवाल डॉलर के सामने खड़ा है। फर्क बस इतना है कि यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि बेहद धीमी पर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आने वाले वर्षों में डॉलर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन यह साफ है कि उसकी निर्विवाद बादशाहत का दौर अब ढलान पर है। दुनिया एक बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां डॉलर एक अहम मुद्रा तो रहेगा, लेकिन अकेला राजा नहीं होगा। यही इस चार्ट का सबसे बड़ा संदेश है और यही वह कहानी है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति, व्यापार और शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने वाली है। दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व की नीतियों से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेज है कि फेड आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्याज दरों में कटौती का सीधा मतलब होता है कि बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब किसी करेंसी की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो जाती है और उसे खरीदने वाले कम होते हैं, तो उसकी वैल्यू अपने आप गिरने लगती है। डॉलर इस वक्त इसी जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तीसरी और बेहद अहम वजह है अमेरिका की नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता। पिछले कुछ सालों में अमेरिका के फैसले इतने अचानक और अप्रत्याशित रहे हैं कि ग्लोबल निवेशक कंफ्यूजन में आ गए हैं। कभी टैरिफ बढ़ा दिए जाते हैं, कभी व्यापार युद्ध छेड़ दिया जाता है और कभी सेंट्रल बैंक के मामलों में राजनीतिक दखल की बातें सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया को यह भरोसा नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है। जब यह भरोसा टूटता है तो सबसे पहला असर उस देश की करेंसी पर ही पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और फैसलों ने भी इस अनिश्चितता को और बढ़ाया है। कभी वह डॉलर को मजबूत बताते हैं तो कभी दूसरी करेंसी को कमजोर करने की बात करते हैं। वैश्विक बाजार ऐसे बयानों को इसलिए बेहद गंभीरता से लेता है क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि आने वाले आर्थिक तूफानों के संकेत होते हैं। जब किसी देश या शक्ति केंद्र की नीतियों को लेकर यह धारणा बनने लगती है कि वे स्थिर नहीं हैं, लगातार बदल रही हैं या आंतरिक राजनीतिक दबावों से संचालित हो रही हैं, तो निवेशकों का भरोसा सबसे पहले डगमगाता है और जैसे ही भरोसा हिलता है, पूंजी जोखिम से भागकर सुरक्षा की तलाश में निकल पड़ती है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में अमेरिकी डॉलर से धीरे धीरे पैसा निकलकर वैकल्पिक संपत्तियों और दूसरी करेंसीज की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि डॉलर की ताकत केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि वैश्विक विश्वास पर टिकी होती है। और जब वही विश्वास सवालों के घेरे में आ जाए तो डॉलर की चमक फीकी पड़ने लगती है। इसी प्रक्रिया में एक और बड़ा फैक्टर जुड़ता है और वह है दूसरी वैश्विक मुद्राओं की बढ़ती मजबूती। यूरोप का यूरो, जो लंबे समय तक आंतरिक राजनीतिक मतभेदों, ऊर्जा संकट और आर्थिक सुस्ती से जूझता रहा, अब धीरे धीरे खुद को स्थिर और भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। ब्रिटेन का पाउंड ब्रेक्जिट के बाद की अराजकता से उबरते हुए फिर से निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। जापान का येन, जो वर्षों तक अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी के कारण कमजोर रहा,
अब नीति बदलावों और वैश्विक जोखिम से बचाव के पारंपरिक साधन के रूप में दोबारा उभर रहा है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी करेंसी, जिसे अक्सर कमोडिटी साइकिल से जोड़ा जाता है, उसने भी हाल के महीनों में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। जब इतनी सारी बड़ी और मझोली करेंसी एक साथ मजबूती दिखाती हैं, तो तुलना में अमेरिकी डॉलर अपने आप कमजोर नजर आने लगता है। और यह मुकाबला पहले जैसा एकतरफा नहीं रह जाता, जहां डॉलर निर्विवाद राजा हुआ करता था, बल्कि अब यह एक बहुध्रुवीय मुद्रा प्रतिस्पर्धा में बदलता जा रहा है, जहां हर बड़ी अर्थव्यवस्था अपने प्रभाव क्षेत्र में अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चेतावनियों ने इस पूरी कहानी को और भी गंभीर बना दिया है, क्योंकि जब IMF जैसी संस्था खुलकर यह कहती है कि दुनिया को अमेरिकी डॉलर और US ट्रेजरी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, तो यह सिर्फ सलाह नहीं बल्कि एक गहरी चिंता का सार्वजनिक प्रकटीकरण होता है। IMF का तर्क साफ है कि अगर किसी वजह से, चाहे वह अमेरिकी घरेलू राजनीति हो, बढ़ता कर्ज हो, ब्याज दरों का झटका हो या भू राजनीतिक तनाव, दुनिया भर में डॉलर एसेट्स की अचानक बिक्री शुरू हो गई, तो इससे वैश्विक वित्तीय सिस्टम में ऐसी उथल पुथल मच सकती है जिसे संभालना किसी एक केंद्रीय बैंक या संस्था के बस में नहीं होगा। इसी संभावित खतरे को देखते हुए IMF अब ऐसे परिदृश्यों के लिए मॉडल और सिमुलेशन तैयार कर रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि डॉलर केंद्रित सिस्टम में दरार पड़ने पर कौन कौन से सेक्टर, देश और बैंक सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और यह बात अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि दशकों तक यही संस्था डॉलर आधारित व्यवस्था की संरक्षक मानी जाती थी। IMF ने यहां तक कहा है कि यूरोपीय यूनियन को भी US ट्रेजरी का मजबूत विकल्प तलाशना चाहिए। ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड को लंबे समय तक दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। संकट के समय जब सब कुछ डगमगाता था, तब भी निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी की ओर भागते थे। लेकिन अब जब इसी सुरक्षा कवच पर सवाल उठने लगे हैं, तो यह समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। इस डर के चलते कई देश अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव कर रहे हैं। डॉलर की हिस्सेदारी धीरे धीरे घटाई जा रही है और उसकी जगह सोना, दूसरी करेंसी और नए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ाया जा रहा है। खासकर सोने की मांग में जो उछाल देखा जा रहा है, वह केवल महंगाई या परंपरा का नतीजा नहीं, बल्कि डॉलर जोखिम से बचाव की एक रणनीतिक चाल है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां ब्रिक्स देशों की रणनीति पूरी तरह सामने आती है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका लंबे समय से यह महसूस करते रहे हैं कि डॉलर केंद्रित वैश्विक व्यवस्था उन्हें संरचनात्मक रूप से कमजोर बनाती है, क्योंकि व्यापार, कर्ज, भुगतान प्रणाली, सब कुछ किसी न किसी रूप में अमेरिकी नियंत्रण या प्रभाव क्षेत्र से जुड़ा रहता है। रूस पर लगे प्रतिबंधों और उसके विदेशी मुद्रा भंडार के फ्रीज होने की घटना ने इस डर को हकीकत में बदल दिया, और यह एक चेतावनी बन गई कि अगर किसी भी देश का राजनीतिक टकराव अमेरिका या उसके सहयोगियों से हो गया, तो उसकी आर्थिक नसें एक झटके में दबाई जा सकती हैं। इसी कारण ब्रिक्स देश अब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और एक साझा वित्तीय ढांचे पर काम कर रहे हैं। चीन युआन को अंतरराष्ट्रीय बनाने की कोशिश में पहले से ही काफी आगे बढ़ चुका है। भारत भी रुपए में व्यापार समझौतों को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। रूस और ब्राजील ऊर्जा और कमोडिटी ट्रेड में डॉलर से हटकर अन्य मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी इसी उद्देश्य से मजबूत किया जा रहा है, ताकि विश्व बैंक और IMF के विकल्प के रूप में विकासशील देशों को वित्तीय सहायता दी जा सके। यह सब एक साथ जोड़कर देखने पर साफ होता है कि दुनिया एक ऐसे संक्रमण काल में है जहां पुरानी व्यवस्था टूट तो रही है, लेकिन नई व्यवस्था अभी पूरी तरह आकार नहीं ले पाई है। डॉलर अभी भी सबसे बड़ी और सबसे तरल मुद्रा है। अमेरिकी वित्तीय बाजार अभी भी सबसे गहरे और सबसे प्रभावशाली हैं, लेकिन अब यह निर्विवाद प्रभुत्व नहीं रहा, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण नेतृत्व में बदल रहा है, जहां हर नीति निर्णय, हर बयान और हर राजनीतिक उथल पुथल को बाजार बेहद संवेदनशील तरीके से पढ़ रहा है। यही वजह है कि जब भी अमेरिकी नीति निर्माताओं के बयान असंगत या विरोधाभासी नजर आते हैं, तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है और पूंजी प्रवाह की दिशा बदलने लगती है। इस पूरी तस्वीर में सबसे अहम बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे परत दर परत हो रहा है। निवेशक एक साथ डॉलर छोड़कर नहीं भाग रहे, बल्कि जोखिम को फैलाने की रणनीति अपना रहे हैं। केंद्रीय बैंक भी यही कर रहे हैं, और यही प्रक्रिया लंबे समय में डॉलर की सापेक्ष कमजोरी और बहुमुद्रा विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करती है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि डॉलर का अंत हो गया है, लेकिन यह साफ है कि डॉलर का स्वर्ण युग अब पहले जैसा निर्विघ्न और निर्विवाद नहीं रहा।
आने वाले वर्षों में वैश्विक वित्त एक ऐसे संतुलन की तलाश में रहेगा जहां कोई एक मुद्रा सर्वशक्तिमान न हो, बल्कि कई शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करें। और इसी संतुलन की खोज में आज बाजार डरे हुए भी हैं, सतर्क भी हैं और बदलाव के लिए तैयार भी। यही इस पूरी कहानी का असली सार है। चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश पिछले कुछ सालों से अपनी अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को लगातार कम कर रहे हैं। इन देशों ने अमेरिकी बॉन्ड बेचकर अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा किया है। इसके साथ ही आपसी व्यापार में लोकल करेंसी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा सके। यही वो बिंदु है जहां से अमेरिका की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि जब बड़े देश एक साथ मिलकर डॉलर से दूरी बनाते हैं तो उसका असर पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ता है। और यही असर अब धीरे धीरे साफ नजर आने लगा है। डॉलर के कमजोर होने की प्रक्रिया सिर्फ एकाएक मुद्रा के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक व्यवस्था के धीरे धीरे बदलने का संकेत है जो पिछले 7 से 8 दशकों से अमेरिकी डॉलर के इर्द गिर्द घूमती रही है। और आज जब डॉलर पर भरोसा डगमगाने लगा है तो उसका असर स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद से डॉलर न केवल अमेरिका की करेंसी रहा है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कर्ज, ऊर्जा बाजार, कमोडिटी प्राइसिंग और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रीढ़ बन चुका था। ऐसे में जब डॉलर कमजोर होता है तो सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता बढ़ती है, निवेशकों का भरोसा हिलता है और कैपिटल फ्लो अनिश्चित दिशा में भागने लगता है। शेयर बाजारों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जहां विदेशी निवेश पहले ही संवेदनशील होता है। क्योंकि डॉलर कमजोर होने का एक मतलब यह भी होता है कि अमेरिका में ब्याज दरों, कर्ज और राजकोषीय घाटे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसे ही यह धारणा बनती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दिखाई जाती थी, वैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स जोखिम से बचने की रणनीति, इसी दबाव का असर अमेरिकी राजनीति में भी साफ नजर आने लगा है। जब डॉलर कमजोर हुआ और बाजारों में हलचल बढ़ी तो डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि डॉलर पूरी तरह मजबूत है और किसी तरह की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाजार सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं करता, वो आंकड़ों और नीतियों को देखता है और आंकड़े साफ बता रहे हैं कि समस्या शब्दों से नहीं बल्कि अमेरिका की आर्थिक नीतियों और हालात से जुड़ी हुई है। अब अगर भारत की बात करें तो यहां तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। डॉलर के कमजोर होने से भारत को कुछ मामलों में सीधा फायदा मिल सकता है। जब डॉलर कमजोर होता है तो भारतीय एक्सपोर्ट तुलनात्मक रूप से सस्ते हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय कंपनियों को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा मौके मिल सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। आईटी, फार्मा, ऑन मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर को इससे फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू भी है। अगर डॉलर की कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता गहराती है तो इसका सीधा और गहरा असर वैश्विक निवेश प्रवाह पर पड़ना तय है। क्योंकि डॉलर केवल एक रिजर्व करेंसी नहीं बल्कि पूरी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है, और जब रीढ़ में दरार आती है तो पूरा ढांचा हिलने लगता है। ऐसे हालात में विदेशी निवेशक स्वाभाविक रूप से जोखिम से बचने की रणनीति अपनाते हैं। वे सुरक्षित परिसंपत्तियों की तलाश में उभरते बाजारों से पूंजी निकाल सकते हैं, जिससे भारत जैसे देशों के शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट और मुद्रा बाजार पर दबाव बन सकता है। यही कारण है कि भारत इस पूरी वैश्विक हलचल को बेहद संतुलन और सूझबूझ के साथ संभालने की कोशिश कर रहा है। भारत न तो अचानक कोई ऐसा बड़ा कदम उठा रहा है जिससे बाजारों में घबराहट फैल जाए, और न ही वह पूरी तरह डॉलर से दूरी बनाकर खुद को किसी अनिश्चित प्रयोग के हवाले कर रहा है। भारतीय नीति निर्माताओं की सोच साफ है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव रातों रात नहीं होते, और जो देश भावनाओं में बहकर जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर अस्थिरता का शिकार बनते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रणनीति इसी संतुलन और दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने चुपचाप लेकिन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया है, जो यह संकेत देता है कि भारत अपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विविधता लाना चाहता है। सोना ऐतिहासिक रूप से संकट के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है, और डॉलर या किसी भी फिएट करेंसी की कमजोरी की स्थिति में यह एक मजबूत कवच की तरह काम करता है। इसके साथ ही भारत ने कई देशों के साथ व्यापार को स्थानीय मुद्रा में सेटल करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, चाहे वह रूस के साथ ऊर्जा व्यापार हो या कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय लेन देन। इसका मकसद बिल्कुल साफ है। अगर किसी एक करेंसी, खासकर डॉलर में बड़ी गिरावट आती है या उस पर राजनीतिक दबाव और प्रतिबंधों का हथियार और आक्रामक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक झटके में बड़ा नुकसान न उठाना पड़े।
भारत अब अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए कई विकल्प तैयार कर रहा है ताकि वह किसी एक वैश्विक शक्ति या मुद्रा पर अत्यधिक निर्भर न रहे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।